सागर नियमन या महासागरीय विधि ऐसे जितनी भी संकल्पनाएं होती हैं, जो विषय होता है, उनका उद्भव एक पर एक नहीं होता है। यद्यपि हम लोग आज उन विधियों को जानते हैं, आज उन नियमों को मानते हैं, उनका पालन करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे नियम जो बनकर आते हैं, तो इनके उद्भव की एक प्रक्रिया रही होगी, इनकी उद्भव की एक प्रक्रिया होती भी है। उद्भव की जो प्रक्रिया होती है वह उसी की वजह से आज सागर का नियम वैसा ही है जैसा बन पाया है। इसके संदर्भ में दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली बात यह है कि सागर नियमन का उद्भव कैसे हुआ, एक, और दूसरा, यह सागर नियमन से संबंधित कितनी कितनी बातें भी हो जाती हैं, मतलब कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनकी जानकारी हमें चाहिए। तो पहला इसका ऐतिहासिक स्वरूप चलाता है। अब ऐतिहासिक स्वरूप से इसे ले लेंगे तो सागरीय विधि सामान्य समझ एवं तालमेल पर आधारित रहा है। अगर पश्चिमी जगत की बात माने तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है रोमन से, लेकिन अगर वास्तविक अगर बात माने तो इसकी बात शुरुआत होती है भारत से, और भारत में ही सबसे पहले सागर के नियम और सागर से संबंधित बात आई। अब रोमन कब आए? दूसरी सदी में आए थे। और अब आप समझेंगे कि राम राज्य का युग कब था? 5673 ईसा पूर्व रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि उसके पहले भी कुछ स्थानों पर जहां भी लोग रहा करते थे, या जिस स्थान पर लोग निवास करते थे सागर के पास में, उन्होंने अपने लिए नियम बनाना था। लेकिन जाहिर है यह बात अभी तक लोगों तक पहुंच नहीं पाई होगी, क्योंकि पूरा का पूरा इतिहास ही पूरी तरह से विकृत कर दिया गया है। अब विकृत करने का कारण आपको मालूम भी होगा, जिससे कि भारत के लोग अपने इतिहास के ऊपर में गौरव नहीं ले पाए, कभी गौरव का श्रेय नहीं ले पाए, उसके ऊपर गौरवान्वित भी महसूस नहीं कर पाए। तो इसीलिए इसकी शुरुआत हम लोग हमेशा करते हैं रोमन से, और यह भी विडंबना की बात है। इसके पहले बुद्ध के समय पर भी संघमित्रा को दूर दराज के देशों में भेजा गया था, और उस समय सागर के नियम भी बनकर आए थे। लेकिन भारतीय लोगों का जितना भी योगदान रहा है इतिहास में, उस सारे के सारे योगदान को नगण्य कर दिया गया है। आज के लिए जितनी भी बातें हम लोग बता रहे हैं, वो सारी बातें गलत ही बता रहे हैं, लेकिन आपको यही गलत बातें जाननी है। और गलत बातें इसलिए जाननी है कि इन्हीं गलत बातों के आधार पर आप सभी लोगों का और आप सभी का क्या निर्भर करता है? तो अंक निर्भर करता है। इसलिए इसके बारे में जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम लोग इस शीर्षक को आपको बताकर इस बात कर रहे हैं, ये सारी बातें गलत ही हैं, लेकिन उसे लेकर चलते हैं। तो शुरुआत होती है रोमन से। अब रोमन और ग्रीक युग में उस समय यही दो शक्तियां हुआ करती थी, पश्चिमी देशों का अनुसार। ऐसे थी नहीं, लेकिन यही दो शक्तियां हुआ करती थी, और इनके लिए पूरा जीवन क्या था? वो एड्रियाटिक सागर का, वो मध्य सागर का भाग था, जिनको लगता था कि यही समुद्र है, यही सारी दुनिया है। उन्होंने कभी भारत ऐसा हुआ बहुत दिखाई नहीं था। भारत के जितने भी राज्य थे, उनके ऐसा किंगडम का विस्तार भी कभी नहीं देखा था उस समय पर। तो उन्हें लगता था कि बस इतनी ही जानकारी उनके पास में है। तो रोमनों का यह मानना था कि सागर सभी देशों की उभय धरोहर है, और ये किसी के द्वारा भी शासित नहीं होनी चाहिए। जहां पर बात आई गई, समाप्त हो गई। अब इसके उपरांत में दूसरी शताब्दी से लेकर और 7वीं शताब्दी तक तो एक युग रहा था, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीको रोमन फेज कहते हैं। इसके बाद में दूसरी शताब्दी रहा था। दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक का जो यह समय था जिसमें कि अच्छे खासे लोगों ने पूरे के पूरे जिसे कहते हैं ज्ञान को अंधकार युग में डाल दिया था। और उसके बाद में फिर अरबीय लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन आया। अरब लोगों का वह 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक आया। तो अरब जमीन के सहारे जाते थे, वह नाव के सहारे नहीं जाया करते थे। अगर उन्हें भारत भी आना होता तो वह जमीन के सहारे ही होते आते। चीन से भी जब लोग आए तो वह जमीन के सहारे भी होते आए। जब अर्जुन ने जिंगजियांग का अतिक्रमण किया, जो उसके ऊपर यात्रा की, जब उसके ऊपर कब्जा करके उसको भारत में मिला लिया। और आपकी जानकारी के लिए
महाभारत में इस बात का उद्देश्य है और चीन के भी ग्रंथों में इस बात का उद्देश्य है कि महाभारत होने के बाद में जब अर्जुन इस स्थान पर आए तो उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की थी और बहुत सारे देशों को अपने में सम्मिलित किया था। अब आप कहेंगे कि फिर से जानकारी कहाँ है? इस सारी जानकारियां कभी भारतीय लोगों को नहीं दी गई हैं और यही तो इतिहास का पूरी तरह से विकृत करने का कार्य किया गया है। तो दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक यह ज्ञान था वो किसके? अंधकार युग में था। अब उस समय आप समझेंगे कि भारत पूरी तरह से पुष्पित पल्लवित हुआ करता था। 8वीं शताब्दी का जो भारत था उसको मतलब कि 800 साल ईसा पूर्व से लेकर 400 साल तक 1200 साल तक जो भारत था उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वैसा भी कोई देश वैभव कभी ले सकता है। तो यह बात हम लोग छोड़ देते हैं, नगण्य कर देते हैं। इन बातों को बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हो सकता है आपने कहीं इतिहास पढ़ा हो, ऐसा कुछ भी पढ़ा हो तो आपको जानकारी इसके बारे में नहीं मिलेगी, तो यह विरोधाभास रहेगा। तो मनुष्य ने जो समुद्र की यात्राएं शुरू की तो उन्होंने सागर का दोहन करना भी प्रारंभ किया। किसने किया होगा? अंधकार युग में नहीं हुआ होगा, अरब लोगों ने नहीं किया होगा। ये कब किया गया? 12वीं शताब्दी के बाद, पश्चिमी देशों के अनुसार 12वीं शताब्दी के बाद किया गया। और 12वीं शताब्दी के बाद पश्चिमी देशों के अनुसार जब किया गया, जब मार्को पोलो ने, जब उस समय खोजो एवं अन्वेषण का युग आया, कोलंबस ने, अमेरिको वेसिपुगी ने, इन सब लोगों ने यात्रा करनी प्रारंभ कर दी। तो अब उस समय की स्थिति क्या हो गई? तो पोर्तुगल एक था और दूसरा था उस स्थान पर स्पेन। लगा कि समुद्र सिर्फ दो ही देशों का है, पोर्तुगल का है, स्पेन का है, इन्हीं दो देशों का है। तो ग्रीको रोमन फेज से वह आगे आ गया। उसके बाद 16वीं शताब्दी आई। तो 16वीं शताब्दी तक आते आते इनमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। 16वीं शताब्दी में आकर देशों ने सर्वप्रथम तटवर्ती समुद्री क्षेत्रों पर नियंत्रण करना आरंभ किया। 17वीं शताब्दी में यह महसूस किया गया कि कोई भी देश उस दूरी तक के समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण कर सकता है जहां तक उसके तट पर प्रतिस्थापित गोलों की पहुंच होती है। अब ध्यान दीजिए, यहां से हार्ड पावर की शुरुआत हो गई। अगर भारत ने पूरे के पूरे समुद्र पर अपना नियंत्रण किया था और मलाक्का स्ट्रेट तक नियंत्रण किया था, इंडोनेशिया से लेकर, मतलब आप समझ सकते हैं कि ईस्ट तिमोर से लेकर और कहां तक, कंधार तक इसका राज्य हुआ करता था, तो कभी भी उन्होंने शक्ति के बारे में बात नहीं की थी। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट पावर हुआ करता था और ये सॉफ्ट पावर के रूप में ही मानसिकता आज भी हमारी बन चुकी है। यह तो जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ और इतने क्रूर, बर्बर, बदसूरत लोग इस स्थान पर आए, उन्होंने पूरे के पूरे जगह पर मार काट मचा दी। अब आप समझ सकते हैं कि जिस खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का नाश किया उसके आधार पर एक स्टेशन का भी नाम दिया गया है बख्तियारपुर। मतलब कि यह हास्यास्पद बात है। और जिस गाजी ने कितने हिंदुओं को मार दिया इस स्थान पर, कितने भारतीयों को, और बिल्कुल खून की नदी बहा दी, उसके आधार पर आज गाजियाबाद भी नाम पड़ा हुआ है। तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। तो अब लोगों ने गोली बंदूक के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरा गोला जाता है वो सारा का सारा क्षेत्र मेरा है। इसे कहा गया कि जहां तक उसके तट पर प्रतिस्थापित तोपों की गोलों की पहुंच होती है उसे कहा गया तोप प्रहार नियम, कैनन शॉट रूल। अब इसके अनुसार राज्य क्षेत्रीय जल की सीमा तक से 3 समुद्री मील तक निर्धारित हुई। मतलब लोगों का गोला 3 समुद्री मील तक ही जा सकता था बेचारे। तो राज्य क्षेत्रीय, जो टेरिटोरियल वाटर हम लोग कहते हैं, कि राज्य क्षेत्रीय जल उस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब कि वो सारा पानी मेरा है। हमने इतना दूर तक गोला फेंका, उस समय तो गोला कितना फेंक सकते थे, तो उन्होंने यही बताया। यद्यपि अनेक देशों ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में स्वीकार किया, परंतु इस पर वैश्विक सहमति नहीं थी। पहली बार वैश्विक रूप से स्वीकार्य सागर का कानून बनाने का प्रयास 1958 में संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा सम्मेलन में के सामने में आया, सबसे पहली बार। अब आप समझेंगे इसके उपरांत में भी ऐसा हुआ। इसके उपरांत में 1958 में तो आया भी, लेकिन 1940s में भी जाकर कुछ इस पर काम हुए थे, 1940 में भी। और उस समय क्या हुआ कि ट्रूमैन, अमेरिका के राष्ट्रपति, ने देखा कि कहां तक
जहां तक मेरा मग्न तट है, जहां तक है हमें तेल मिल सकता है, वो सारा का सारा क्षेत्र मेरा है। उसे कहा गया ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के रूप में भी कहा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का वो स्वरूप आया तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया। उसके बाद 1958 का समय है, 1958 का, तो पहली बार वैश्विक रूप से स्वीकार सागर कानून बनाने का प्रयास 58 में 1958 है या 1958 में संयुक्त राष्ट्र के जिनीवा सम्मेलन के सामने आया। तत्पश्चात 1960 और 73 में भी बैठकें हुई। 1982 में एक सम्मेलन हुआ और 1982 में जो सम्मेलन हुआ उसमें एक वैश्विक रूप से स्वीकार कानून सामने में आया जो 1994 से लागू हुआ और आज इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या 120 से भी अधिक है। इस समझौते में पहली बार राजक्षत्रीय जल की सीमा को परिभाषित किया गया था जो देश की तट रेखा से 12 समुद्री मील, जिसको कहते हैं नॉटिकल माइल्स, दूर तक माना गया। मतलब कि आपके देश की संप्रभुता कहां तक जाती है, तो 12 समुद्री मील तक जाती है। हाल में महासागरों के खनिज एवं खाद्य संसाधनों के प्रति बढ़ती रुचि के कारण एक तीसरे प्रदेश, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की संकल्पना को संभव बना गया। यद्यपि इन सिद्धांतों को वैश्विक रूप से समर्थन प्राप्त था, किंतु इनका विस्तृत रूप से क्रियान्वयन मुश्किल रहा है, जिसका मुख्य कारण स्वार्थ ही रहा है। अतः षड्यंत्रों से होने वाली ऐतिहासिक समस्याओं, संसाधनों के प्रति हालिया रुचि एवं प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति ने इस समझौते की जरूरत को रेखांकित किया और राष्ट्रों को एक विस्तृत लिखित कानून हेतु कार्य करने को प्रेरित किया। इसी का परिणाम था सागर के कानून पर समझौता मसविदा। इसके ऊपर में ड्राफ्ट बना, ड्राफ्ट कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश देशों ने मंजूर किया और उनमें से बहुत कम ने इसका अनुसमर्थन किया, मतलब रेटिफिकेशन भी इसका बहुत कम लोगों ने किया। 1982 के बाद 1982 से सागरीय कानून समझौता महासागर एवं महासागरीय संसाधनों पर अनेक देशों के व्यक्तिगत अधिकारों को दर्शाते हुए लिखे गए अनेक कानूनों का यह मूल आधार भी रहा। इस समझौते के अनेक प्रावधान व्यापक रूप से स्वीकार्य रहे हैं। यह समझौता न्यूनतम आवश्यक 60 देशों द्वारा अंततः अनुसमर्थित हुआ और नवंबर 1994 से प्रभावी हो गया। इस सागरीय कानून समझौते के प्रमुख प्रावधानों को में आप समझ सकते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला इसका जो भाग है उसे हम लोग नाम देते हैं टेरिटोरियल वाटर। सबसे पहला यह भाग चलाता है, इसे हम लोग कहते हैं यह हिस्सा चलाता है इसका, इसे हम लोग कहते हैं आधार तल, बेस लाइन। सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं बेस लाइन से। बेस लाइन का अर्थ हो गया कि इस सारे जो भाग निकले हुए हैं बाहर में, इसके सारे के सारे भाग बाहर में निकले हुए हैं, इन सभी भाग जो भूमि का भाग है इनको जोड़ा गया तो उसे क्या बना गया, वहां पर बेस लाइन का निर्माण हुआ। फिर उसके उपरांत में देखेंगे प्रादेशिक समुद्र। तो प्रादेशिक समुद्र का भाग रूप में आया, मतलब जिसे कहा गया कि समुद्र उसी का है, उसी का एक्सटेंशन है, वो भूमि का ही एक्सटेंशन या विस्तार पाया जाता है। और उसके ऊपर बाद में जिसे हम लोग कहते हैं कि राज्य क्षेत्रीय सागर या जल क्षेत्र जो 12 समुद्री मील तक विस्तृत होगा और तथा जिसके अंतर्गत तटवर्ती क्षेत्रों को, तटवर्ती देश को समस्त संसाधनों पर संप्रभु अधिकार दिए गए और विदेशियों के प्रवेश पर उनका पूरा नियंत्रण भी होगा। मतलब कि उस स्थान पर कोई विदेशी नहीं आ सकता है। अब कुछ देश जैसे पेरू, इक्वेडोर, सोमालिया और फिलीपींस अभी भी अपने राज्य क्षेत्र को 200 समुद्री मील तक विस्तृत होने का दावा करते हैं। हाँ, इनमें परिवर्तन आ रहा है क्योंकि सागर नियमन में पूरी तरह से इसे एकीकृत करने की योजना बन रही है और प्रोग्राम भी बन रहा है। एकांतिक दूसरा क्षेत्र चलाता है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एकांतिक आर्थिक क्षेत्र की मान्यता स्वीकार की गई है जो राज्य क्षेत्रीय सागर के बाहर स्थित होता है और सामान्यतः यह तट से 200 समुद्री मील मतलब कि 370 किलोमीटर तक विस्तृत होता है, परंतु यह महाद्वीपीय निमग्न तट की सीमा 350 समुद्री मील तक भी हो सकता है यदि महाद्वीपीय निमग्न तट 200 समुद्री मील से अधिक चौड़ा हो तो। समझौते में महाद्वीपीय निमग्न तट की सीमा भूवैज्ञानिक रूप में परिभाषित की गई है।
परंतु कुछ क्षेत्रों में इसका निर्धारण जटिल एवं कठिन हो जाता है। ईईजेड के अंतर्गत तटवर्ती देशों को वहां मिलने वाले खनिजों, मत्स्यन्य एवं प्रदूषण पर अधिकार होता है तथा वह इस क्षेत्र में वैज्ञानिक शोधों पर भी नियंत्रण रख सकता है। 400 समुद्री मील से कम अंतराल पर स्थित देशों के बीच अथवा जिनकी तट रेखाएं जटिल तरीके से मिलती हैं, उनके बीच ईईजेड की सीमा का निर्धारण जटिल प्रक्रियाओं के आधार पर किया गया है। राजक्षत्रीय सागर के बाहर के सागर में अतः अन्य किसी देश के राजक्षत्रीय सागर के भीतर में पड़ने वाली जन संधियों को, जो जल संधियां हैं, जो 24 समुद्री मील या करीब 45 किलोमीटर से कम चौड़ी हो से होकर हानि रहित एवं स्वतंत्र आवागमन की इस समझौते में गारंटी भी दी गई है। मतलब ऐसी कोई जल संधियां जो कि 24 समुद्री मील या करीब 45 किलोमीटर से कम चौड़ी हैं, वहां पर आराम से आवागमन भी हो सकता है उस स्थान पर। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र के बाहर खुले सागर से खनिज संसाधनों के दोहन के लिए जटिल कानून बनाए गए। इस प्रकार एक समस्त दोहन, एक अंतर्राष्ट्रीय सागर जल प्राधिकरण का निर्माण हुआ, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) का निर्धारण हुआ। तो इसी के द्वारा विनियमित किए गए किसी भी देश या निजी संस्था को खुले समुद्र को किसी स्थान के खनिज के निष्कर्षण हेतु ISA से अनुमति पत्र लेना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। इस अनुमति पत्र या परमिट के बदले में उस देश की निजी संस्था को उस खनन की प्रौद्योगिकी ISA, मतलब कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA के अंतर्गत स्थापित एक खनन संगठन एंटरप्राइज को उपलब्ध करानी होगी। यह एंटरप्राइज दिए गए परमिट स्थल के समानांतर किसी अन्य स्थल पर खनन करेगा। परमिट स्थल पर खनन से प्राप्त आमदनी होगी वह परमिट प्राप्तकर्ता को मिलेगी, जबकि एंटरप्राइज स्थल के खनन से प्राप्त आमदनी को विकासशील देशों के बीच विभाजित भी कर दिया जाएगा। यह संधि एंटरप्राइज को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए और तथा एंटरप्राइज को प्राप्त होने वाले लाभ को के विकासशील देशों के बीच बंटवारे के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं को स्पष्टता के साथ परिभाषित नहीं करती। ये इसकी समस्या है। इनके लिए ISA के अन्य सभी निर्णयों एवं संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सभी जितने भी देश हैं, जो राज्य हो सकते हैं, राष्ट्र हो सकते हैं, कि सर्वसम्मति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। परंतु सभी देशों की सर्वसम्मति से अनुमोदन प्राप्त करना लगभग असंभव सा कार्य है, क्योंकि संसाधनों या लाभों पर सबके हित समान नहीं हो पाते हैं। अतः संधि के 5वें प्रावधान ने ही ISA की सफलता, उनके क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब इस पूरे के पूरे संधियों से क्या निकल कर आया है? तो इससे निकल कर आया है, इससे कितनी बातें निकल कर आई हैं? सागरीय मंडल या महासागर के क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होते हैं। विभिन्न सागरीय मंडलों के समुद्र एवं सागर नितल के मिलने वाले संसाधनों पर विभिन्न देश अपने अधिकार का दावा करते हैं। और ये कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला इंटरनल वाटर, जिसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। यह इसका भाग हो जाता है इंटरनल वाटर। ये सारा का सारा भाग इसका इंटरनल वाटर का क्षेत्र चलाता है। यह भाग जिसे हम लोग नाम देते हैं, यह इंटरनल वाटर का हिस्सा चलाता है। यहाँ पर देखेंगे, यह प्रादेशिक समुद्र है, आंतरिक जल क्षेत्र, ये सारा इंटरनल वाटर का हिस्सा है। यह पूरा भाग यह देश के तट से सबसे निकट स्थित होता है, जो अनिवार्यतः निरंतर नहीं भी हो सकता है, तथा आधार रेखा से स्थल की ओर स्थित होता है। आंतरिक जल का अस्तित्व इसलिए पाया जाता है क्योंकि आधार रेखा खाड़ियों एवं ज्वार नदमुख के मुहानों के आर पार या दंतुरित कटी छटी के मुहाने के सहारे सीधे रेखा के रूप में खींची जाती है। अब इस स्थान पर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यह क्या हो गया? ये बेस लाइन हो गया। इस स्थान पर यह क्या हो गया? ये सारा यह इंटरनल वाटर्स का आंतरिक जल का एक क्षेत्र चलाता है। यह भाग चलाता है आंतरिक जल का क्षेत्र चलाता है इस पूरे भाग में। तो आंतरिक जल क्षेत्र वैधानिक रूप से देश के स्थलीय राज्य क्षेत्र के भाग ही माने जाते हैं। दूसरा, इसके आगे का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं टेरिटोरियल सी, राज्य क्षेत्रीय सागर। यह तटवर्ती राज्य के तट से संलग्न ठीक अब तट पर विस्तृत सागरीय क्षेत्र होता है, जो समुद्री पेटी या सीमांत सागर भी कहलाता है।
इस पर तटवर्ती राज्य का संप्रभुता का अधिकार होता है और यह आधार रेखा से सागर की ओर मापा जाता है। यह हो गया आधार रेखा से सागर की ओर मापा जाता है, इसे ही हम लोग नाम देते हैं। और यहाँ पर इसके बाद का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं संलग्न मंडल, कंटिग्यूअस जोन, मतलब जो संलग्न है उससे संबंधित है। तो अब इसके बाद क्या आता है, क्षेत्र आता है कंटिग्यूअस जोन आता है, संलग्न प्रदेश आता है। यह राज्य क्षेत्रीय सागर के आगे स्थित होता है जिस पर तटवर्ती देश कुछ एकांतिक अधिकार रखता है। यह प्रदेश राज्य क्षेत्रीय सागर के मापन के लिए प्रयुक्त आधार रेखा से ही 24 समुद्री मील तक की दूरी तक विस्तृत होता है। तो टेरिटोरियल वाटर कहां तक विस्तृत होता है, 12। ठीक, यह कहां तक विस्तृत होता है, 24 समुद्री मील तक की दूरी तक स्थित होता है। इसके उपरांत प्रसरण मंडल, जिसे जोन ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, तो यह जो क्षेत्र है यह ठीक ठाक परिभाषित नहीं है। यह संलग्न प्रदेश के आगे विस्तृत है जिसमें तटवर्ती क्षेत्र कुछ एक तरफा अधिकारों का दावा करते हैं, जैसे शस्त्रों का परीक्षण, मत्स्य एवं समुद्री नियंत्रण इत्यादि। अब इस मंडल को एकांतिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है। अब जाकर ऐसा हुआ। इसके उपरांत का जो क्षेत्र है जिसे हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर, जिसे एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, यह देखिए यह सारा का सारा भाग रहता है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र। तो यह मंडल उसी आधार रेखा जिससे राज्य क्षेत्रीय सागर का मापन किया जाता है वहां से 200 समुद्री मील आगे तक विस्तृत होता है, अर्थात करीब 360-70 किलोमीटर तक विस्तृत होता है। तटवर्ती देशों को इस क्षेत्र के अंदर सागर तली के नीचे और ऊपर स्थित जल के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण, अन्वेषण एवं दोहन का संप्रभुता अधिकार होता है। मतलब यहाँ पर वह अपने सारे संसाधनों का दोहन कर सकता है, मछली मार सकता है, तेल निकाल सकता है, इस स्थान पर कार्य कर सकता है और इसका अधिकार उसके पास में पूरा होता है। आर्थिक क्षेत्र है यह। ठीक, मतलब यहाँ पर दूसरा देश आकर यहाँ पर मछली नहीं मारेगा, दूसरा देश आकर यहाँ के पेट्रोलियम के संसाधनों का दोहन नहीं करेगा। और इसके उपरांत बाहर निश्चय, जिसे कहते हैं खुला समुद्र, हाई सीज है। तो यह एकांतिक आर्थिक क्षेत्र के बाहर का खुला समुद्री क्षेत्र है जिस पर सभी देशों को नौवहन, वायुवहन, अंतर्जलीय केबल डालने, कृत्रिम द्वीप का निर्माण करने और वैज्ञानिक शोध को संचालित करने का बराबर अधिकार होता है। और वह किसके उपरांत होता है, इसके बाद होता है, हाई सीज इसके बाद होता है। मतलब यह जो क्षेत्र हो जाता है यह हाई सी का क्षेत्र हो जाता है। इसकी एक दूसरी तस्वीर देखिए और दूसरे रूप में देखिए इसकी तस्वीर को। यहां पर इस पूरे भाग को देखिए। अभी हम लोगों ने इस बात को किया यहां पर कि यहां तक कौन सा भाग है, टेरिटोरियल सी। इस पूरे भाग से यह बेस लाइन हो जाता है, सारा का सारा भाग क्या हो जाता है, बेस लाइन हो जाता है। अब यहां से लेकर यहां तक आता है टेरिटोरियल सी, जिसको कहते हैं 12 नॉटिकल माइल, यह भाग आता है। इसके बाद फिर से यहां से 12 नॉटिकल माइल्स आता है कंटिग्यूअस जोन, यह भाग चलाता है। और फिर इस पूरे भाग से यहां से लेकर और यहां तक 200 नॉटिकल माइल तक वह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसे कहते हैं अनन्य आर्थिक एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, जिसे नाम देते हैं। और उसके उपरांत में भाग जो चलाता है वो चलाता है हाई सीज का चलाता है। यह तस्वीर को थोड़ा और साफ करता है। आप इसकी दूसरी तस्वीर ले लीजिए यहाँ पर इस पूरे भाग को। अब इस पूरे भाग को आप लेते हैं तो आपको समझ में आ पाएगा कि ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशनल लॉ ऑफ सी अनक्रॉस, तो मेरीटाइम और एयर स्पेस दोनों चले आते हैं इस स्थान पर। नेशनल एयर स्पेस होता है वो कहाँ तक होता है, इस स्थान तक होता है। यहाँ देखिए इस स्थान तक होता है नेशनल एयर स्पेस है। आर्किपेलागिक वाटर उसे कहते हैं इस स्थान पर। यह आर्किपेलागिक बेस लाइन भी है। तो अपने जहाँ पर इंटरनल वाटर होता है उसके सहारे में यह आर्किपेलागिक वाटर हो जाता है। उसके बाद उपरांत पे कहाँ से चलाता है, यह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा भाग हो गया, टेरिटोरियल सी। इसके उपरांत बेस लाइन से आगे यहाँ पर ये 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर कितना हो गया, 24 है। जो 24 के नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र हो गया कंटिग्यूअस जोन कहा गया। और फिर यहाँ से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो हिस्सा हो गया, यह 200 नॉटिकल माइल तक का जो हिस्सा हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया। और यह इंटरनेशनल एयर स्पेस चलाता है। मतलब कि नेशनल एयर स्पेस कहाँ तक है,
तो टेरिटोरियल सी तक चलाता है, नेशनल एयर स्पेस है। और कंटिगुअस जोन के आगे से क्या हो जाता है, भाग जो होता है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस का चलाता है। हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर भी हो सकता है, मतलब महाद्वीपीय मग्न तट के ऊपर भी हो सकता है, यह भाग महाद्वीपीय मग्न तट का हिस्सा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके उपरांत ये जब जाता है तो इसे हम लोग नाम देते हैं हाई सी। ठीक, हाई सी में कुछ भी कर सकता है, किसी तरह का कार्य कर सकता है, किसी स्वरूप में कर सकता है। तो यह इसका हिस्सा हो जाता है, यह स्वरूप इसका हो जाता है। तो अब इसे अगर हम लोग पूरी तरह से बात बताएं तो यह इसके इतने क्षेत्र हो जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर दो पहलुओं के बारे में बात की, एक इसका इतिहास और दूसरा इस इतिहास से यह जो क्षेत्र है कैसे उद्भव होकर आए। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.